वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है 7 दिसंबर के आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। बाकी देखिए, नवंबर महीने के वीकली करंट अफेयर्स जो है वो सारे ही टोटली चारों हफ्तों के अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी लोग 4 के 4 हफ्तों के करंट अफेयर्स को पूरा अपना कंप्लीट कर लो, उसका अपना एक पूरा नोट्स बना लो। क्योंकि जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे, खुद से लिखोगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है। और ये हमारा पेड ग्रुप, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, नंबर्स हैं आपके सामने। टेलीग्राम चैनल भी उतना ही जरूरी है क्योंकि उसी की हेल्प से आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है भाई। सबसे पहला, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर में कवर कराया था। ये आर्टिकल उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब आप पढ़ रहे हो। ये वाला पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे से अभी कवर करेंगे। फिर है मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्लोबल साउथ में COP 28। मैंने बताया था आपको, जैसे ही COP 28 के पूरे मिनट्स आ जाएंगे हमारे पास तैयार होके, तो COP 28 से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी और पूरा डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जबकि ये आर्टिकल केवल मेंस के लिए जरूरी रहेगा। रैट होल माइनिंग अभी ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जरूरी है, क्योंकि अभी दोनों ही चीजों के लिए न्यूज में चल रहा है रैट होल। फिर है नाटसा ने जो स्पेस स्टेशन के ऊपर डिस्कशन किया है, ये एक प्रीलिम्स का है, इसमें मेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है ना, ये अभी बहुत न्यूज में चल रही है। प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में भी काफी ज्यादा न्यूज में है ये। तो देखो भाई, सबसे पहला ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, क्योंकि अभी हुआ क्या है, जब हमारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था, आपको पता है ना, 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान तैयार हुआ था, तो उस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को उसी दिन जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने बोला, एक बात पे ध्यान दिया, उन्होंने ये बोला कि जुडिशरी को और बेनिफिशियल बनाने के लिए, न्यायिक सेवा के लिए हम लोग क्यों ना एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जजेस का एग्जाम होता है, वो अपनी अपनी स्टेट की PCS लेती है और उसका नाम होता है PCSJ। ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई PCSJ जो एग्जाम होगा, ये स्टेट PCS की जगह अब एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बना दो, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी UPSC बना चुके हैं। जैसे UPSC अलग से बना हुआ है, ऐसे ही हम ऑल इंडिया सर्विसेज भी बना देते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी अलाउ भी करता है हमको। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में ये लिखा हुआ है कि एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जा सकती है। ठीक है। लेकिन इस ऑल इंडिया सर्विसेज में एक खास बात बता दूं, कभी भी क्रिएट करनी है, कभी भी, चाहे जुडिशियली हो चाहे कोई और भी क्रिएट करनी हो, तो वो क्रिएशन पॉसिबल सिर्फ राज्यसभा के थ्रू होती है। राज्यसभा ऑथराइज करती है। 2/3 की मेजोरिटी से वो बिल को पास करवाया जाता है। 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी की हेल्प से राज्यसभा उस बिल को पास करवाती है मेजोरिटी से। उसके बाद वो लोकसभा जाता है और फिर बन जाती है चीज। तो यहाँ पे यही बात की गई है आर्टिकल 312 में, कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। उससे क्या होगा, तो ये देखो, ये पहले भी प्रपोज की जा चुकी है 1958 में लॉ कमीशन में। वो बात अलग है, इसको माना नहीं गया था। ये सेम UPSC की तरह काम करेगी, अपॉइंटमेंट देखेगी। बस हमको आर्टिकल 312 के तहत इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, जजेस बनाए जाएंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस का एक सिस्टम होगा। अभी PCS अपने हिसाब से क्रिएट करती है, हर स्टेट की PCS अपने अपने तरीके से क्रिएट करती है, तो ये चीज यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। हर स्टेट की PCS को ऐसा नहीं होगा मौका। एक यूनिफॉर्म वे में, जैसे UPSC पूरे इंडिया के लिए करती है, ऐसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज जुडिशियल सर्विसेज वो पूरे इंडिया के लिए काम करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये बोला गया था कि अभी तक इस पे कोई हुआ नहीं है। अभी क्या होता है, अभी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हाई कोर्ट और इन सबको जो है PCS के थ्रू किया जाता है अपने हिसाब से। तो उससे क्या होता है कि अभी जो नया मेथड आएगा, वो और तरीके से और ज्यादा एक्सपीरियंस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि वो डेडिकेटेड ही सिर्फ जुडिशरी को होगा।
तो वही एक पूरा आर्टिकल था ताकि इसको क्लियरली किया जा सके, लेकिन इसके लिए वही है, चैलेंजेस भी बहुत आएंगे अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक स्टेट को इस बात पे राजी करना कि ऐसा हम क्रिएट कर रहे हैं वो मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का टॉपिक है ये स्टेट लिस्ट का भी पार्ट है, तो यूनियन अपनी मर्जी नहीं चला सकती है, उनको केंद्र को राज्य की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर नेशनल सर्विस फॉर जजेस, इसके लिए ही ये बात कर रहे हैं। लीगल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये सब चीजें की जाएंगी। तो आप इसको एक बार छोटा सा रीड कीजिए फटाफट से, ये तीनों पॉइंट्स को। ये तीनों पॉइंट रीड कर लिए होंगे। अब इससे क्या होगा कि करियर का भी प्रॉब्लम है कि इसमें क्लियर पाथवे नहीं होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का हाई कोर्ट में काफी कम जो है प्रमोशन होता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही है कि डाइवर्सिटी पूरे देश की ध्यान में रखते हुए यंग लॉयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिलके एजेआईएस को किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, किसी भी वे में इसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब किसी भी वे से मेरा मतलब है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, किसी ना किसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट है जो कि आपको लर्न भी करना है, ये एक छोटा सा आर्टिकल पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल है हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्लोबल साउथ में। अभी वही ग्लोबल साउथ का पार्ट हम है। और एक चीज मैं बता दूं, ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं है। बच्चों को लगता है ऑस्ट्रेलिया तो सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है तो वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है, इंडिया है, और अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की काफी सारी कंट्रीज हैं। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या है, बहामास का गैलेक्सी लीडर का एक अपहरण अपहरण हुआ था रेड सी में, तो उसकी वजह से ग्लोबल साउथ के पूरे रीजन में काफी ज्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो पानी से जुड़ी हुई सिक्योरिटी होती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज जो है वो न्यूज में आ गई चीजें। गैलेक्सी लीडर, ठीक है, तो उसी के लिए जो ये एक न्यूज में चल रहा है कि बहामास से एक गैलेक्सी लीडर वहां से निकाल के रेड सी में उसके ऊपर रिबेल किया गया। तो काफी ज्यादा मैरीटाइम चैलेंजेस निकल के आ गए हैं, जिसके लिए यूक्रेन ने भी यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाई है। तो बेसिक बात यही है कि जो हमारी ये पूरी थ्योरी है ना, वो भी इसी में एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है, डार्विन की थ्योरी ऑफ टेंसाइल एंड अडेप्टेबिलिटी, जिसमें ये कहा जाता है कि हम लोगों का जो अडेप्टेशन है वो बहुत इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए किसी भी स्पीशीज का। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो पर्सन कितना शक्तिशाली है या कितना बुद्धिमान है, ये इस पे निर्भर करता है कि वो जो है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे जो है वो चेंज करता है। और यही हमारी लाइफ है। अब कोई भी पर्सन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई उसको अपनी अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करके ये देखना पड़ता है कि भाई उसका जो आसपास का परिवेश बदल रहा है, आसपास का जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग कितना ढल पा रहा है। तो ये सिद्धांत जो है उन्होंने वहां पर ये बोला कि भाई ये सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा समुद्र क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हम लोग शिप का डिजाइन, ऐसा नहीं है कि एक शिप का डिजाइन हर जगह पे काम आएगा। अरे भाई किसी किसी जगह पे वार्म वाटर है, कोल्ड वाटर है, उस पे अलग तरीके का शिप का डिजाइन काम आएगा, ऑपरेशंस अलग होंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी अलग होगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी के थ्रेट होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट का यहाँ पर मतलब है जितना भी हम लोग ज्यादा यहाँ पे नुकसान झेल रहे हैं मैरीटाइम इश्यूज में, वो सब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसे फिशिंग का इलीगल होना, डिजास्टर्स का, फ्लड सुनामी का आना, पॉल्यूशन में प्लास्टिक पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा बढ़ जाना, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, सी के माध्यम से खूब बहुत ज्यादा की जाती है। तो इन सब चीजों से जो है हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए थ्रेट को रोकने के लिए। तो उसी के लिए यहाँ पर G20 में भी जब हम लोगों ने G20 की प्रेसिडेंसी करी थी, तब इंडिया ने भी यही चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करा था, टेररिज्म को भी हाईलाइट करा था, साथ ही साथ मैरीटाइम इश्यूज को भी हाईलाइट करा था।
तो इसी के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोगों को जितनी भी ये पायरेसी होती है, जितना भी इस तरीके से चीजों को लेके आया जाता है, किया जाता है, इलीगल फिशिंग होती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और इनको हमें क्लियर करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। नए नए मेथड्स को लेके आने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई टेक्नोलॉजी, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को यहाँ पर ठीक करना। एशिया में हो गया, बाकी रीजन्स में काफी ज्यादा चीजें, इंडिया भी इस चीज के ऊपर काफी तैयारी कर रहा है। इंडिया का मैरीटाइम विजन 2030 का है, जो कि यही कहता है कि हम लोगों को अपनी मैरीटाइम इंडस्ट्री को किस तरीके से रिवॉल्यूशनाइज करना है, जिसमें 150 इनिशिएटिव्स भी हमने लिए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, शिप बिल्डिंग से जुड़ा हुआ। 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है हम लोगों ने यहाँ पर करी है, जिसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा अमाउंट में इनको जो है इन्वेस्टमेंट के साथ संभाला भी है। इंडिया का मैरीटाइम विजन आज के टाइम पे यही पॉइंट्स हैं। कल को क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडिया का मैरीटाइम विजन 2030 के बारे में एक्सप्लेन करो, या कुछ भी ऐसा आता है तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, अगर मेंस में आता है तब ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर प्रीलिम्स में से जुड़ा हुआ आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज मैरीटाइम विजन 2030, तब ये पॉइंट्स आपको मैं बता ही रही हूँ। 150 इनिशिएटिव है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बातें हैं, कुछ अलग नहीं, कुछ सेपरेट नहीं बताया। हाँ, बस थोड़े बहुत जो फिगर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि फिगर्स हमसे पूछे जाते हैं और हमको पता नहीं होते फिर। तो ये फिगर्स में जैसे 3.5 लाख करोड़ का यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई इनिशिएटिव्स किए जाएंगे। इंडिया का मैरीटाइम विजन में हम लोग एक अलग से मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी बनाएंगे, जिसमें हम लोग अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई सारी चीजों के लिए एक अलग से फंड का कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखेंगे, वाटरवेज की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव रखेंगे। ठीक है, और वाटरवेज सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज को ही सिर्फ प्रमोट करेंगे और विद इन इंडिया ही करेंगे, नहीं। ऐसे देश जो हमारे साथ फ्रेंडली नेबर्स हैं, एनिमी नेबर्स की बात नहीं कर रही मैं, फ्रेंडली नेबर्स की बात करूँ, तो जो हमारे जो फ्रेंडली नेबर्स हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसी जो कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हम लोग यहाँ पर अपना इंक्रीज करेंगे। तो वही चीज है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वही एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, राइट। अगला आर्टिकल COP 28, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में है। प्रीलिम्स के लिए तो बेहद जरूरी है ही, मेंस के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है 28 नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP अभी कंडक्ट किया गया है। कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? UAE में, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या, कहाँ पे? उसमें दुबई में। ठीक है, 190 कंट्रीज का यहाँ पर मिलना हुआ है, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोगों को फॉसिल फ्यूल से यहाँ से कैसे अपने आप को हटाना है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से, तो उसी के ऊपर ये पूरी एक स्टार्ट किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के स्टेप्स लिए गए हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाना चाहिए। पेरिस अग्रीमेंट 2015 में भी ये चीज डिसाइड की गई थी, राइट। तो जो हमारा पेरिस अग्रीमेंट भी हुआ था, उसमें भी बात की गई थी कि भाई हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को यहाँ पर रिड्यूस करके और 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल को अचीव करेंगे। चाहे हम लोग कितना भी वार्निंग कर लें, कितनी भी चीजें कर लें, स्टिल जितने जो एमिशंस हैं वो 2.53 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं। ये सब डिस्कशन किया गया है COP 28 में। अब इन सब की वजह से हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस पे, सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड फाइनली हमारी जो लिमिट है उसको हम एग्जॉस्ट कर लेंगे, और आज के टाइम पे हम लोग फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन, उस पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब कंट्रीज ने मिलकर के ये डिसाइड करा है, कंसेंसस लेकर के आए हैं कि भाई जो क्लाइमेट डिजास्टर और कंपनसेशन की बातें हैं उस पर ध्यान रखेंगे। इसी के लिए तो एक फंड भी बनाया गया था, लॉस्ट एंड डैमेज फंड। ये फंड भी इसी पर्पस के लिए बनाया गया था, ताकि इजीली जो हमारी ये पूरा एक तरीका है, उसके तहत हम लोग यहाँ पर एक फंड बना के जो भी नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट कर पाए। और आगे भी यही बोला जा रहा है कि भाई मीथेन के एमिशंस को पहले तो खत्म कर देना चाहिए, 2030 तक आते आते नेट जीरो एमिशंस हो जाने चाहिए 2050 तक। और जस्टिस का एक फ्रेमवर्क, और जो जो ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया उस पे एक्चुअली में फंड भी रखे। फंड तो बना दिया नाम से, लेकिन उसमें पैसा देगा कौन, ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। टेक्नोलॉजी का ध्यान में रख के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाए, वरना सबसे पहले जो हीट की वेव्स आएंगी ना, जो लू की थपेड़े जिसको हम कहते हैं, वो इंडिया में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है भाई।
ये भी आप पढ़ सकते हो। बाकी स्टोरेज का जो सिस्टम है, बैटरी स्टोरेज हो गया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे कंट्रीब्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में कंट्रीब्यूशन, एंड साथ ही साथ ऐसी फार्मिंग को एनकरेज करना जिसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सबसे ज्यादा किया जाए। कार्बन जो भी यहाँ पर करती है एमिशन, उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाए, कार्बन फुटप्रिंट पे ध्यान दिया जाए, जिसके तहत ये पूरा स्टेप लिया जा सकता है। ठीक है भाई। अगला आता है हमारा रैट होल माइनिंग। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी। जो सिलकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है जो कि इलीगल था, जिसमें 41 ट्रैप्ड वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए था। 17 दिनों तक हमारे वर्कर्स उत्तरकाशी उत्तराखंड सिलकियारा टनल में फंसे हुए थे। वहां पर 12 एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड नवायुग इंजीनियरिंग में, वहां का उपयोग करके उनको बाहर निकाला गया। असल में जबकि रैट होल माइनिंग जो होनी चाहिए, कोल की माइनिंग, वो एनजीटी ने यहाँ पर खत्म की हुई है, फिर भी ये चीज यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, माइनर्स वहां पे पहुंचे हुए थे। रैट होल माइनिंग होता क्या है? बहुत इलीगल तरीका होता है कोयले को बाहर निकालने का। जैसे एक रैट होता है और वो डिग करके अपना बरो बनाता है, खुदाई करके अपना रास्ता बनाता है, उसी प्रकार से ये भी एक कोयला निकालने का तरीका होता है, बहुत ही खतरनाक और अवैध भी है, जिसमें सुरंग की खुदाई की जाती है। और क्या होता है, ये खुदाई करते कौन है? वर्कर्स और बच्चे भी होते हैं इसके अंदर। और वो अपना जो है कोयला लेने के लिए कि भाई कोयला फिर आगे बेचने में काम आएगा, उसके लिए वो अपना जीवन जोखिम में डाल देते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर कि अनसाइंटिफिक है और डेंजरस है, ऐसा एनजीटी ने बोल के इसको स्टॉप करवाने की भी पूरी कोशिश करी थी। 2014 से ही मेघालय में इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि अभी माइनिंग जब होती है ना, तो उससे एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है, और जान का खतरा तो होता ही होता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है? उसकी वजह से होता है ऐसा है कि जो रिवर्स होती है ना, उसमें वो खुदाई जानी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान झेलते हैं। आपने देखा ही नुकसान उन्होंने कितना बड़ा झेला, और इसकी वजह से इसको जो है वो खत्म कर दिया गया था। इसमें बोला गया था कि इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और सेफ माइनिंग तरीके से करेंगे। तो वही बात है कि होने के बावजूद भी इसके ऊपर काफी बड़ी अब एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बैठी है। अब इसका तरीका आगे यही है कि इसके ऊपर नजर रख करके इसको जहां जहां पे ये चीजें होती हैं उसको पहले तो रेगुलेट किया जाए, स्टॉप किया जाए। कोई भी जो ये माइंस और मिनरल्स की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनको स्टॉप करने की जरूरत है, सेफ्टी मेजर्स लेने की जरूरत है। और कहीं पर भी ऐसा होता है तो उसके लिए स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी कोई ना कोई हमारे पास एक तरीका होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना, वही सेम बातें जो हमेशा से हम पढ़ते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान हो सकता है। तो एनवायरमेंटल में से माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के स्टेप्स लेने की जरूरत है। लास्ट आर्टिकल है हम लोगों का, नासा ने जो अभी स्पेस स्टेशन मिशन को डिस्कस किया है इंडियन यूनियन मिनिस्टर के साथ मिलके। नासा जो है, आपको पता है, ये पहली बात तो नासा और इसरो अपनी सैटेलाइट तो बना ही रहे हैं, निसार। ठीक है, एन से नासा, आई से इसरो, एस ए आर से सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जिसमें स्पेस को पूरा तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। इंडिया का जो पूरा एक स्पेस कम्युनिटी है वो डेवलप होगी, और इसी निसार सैटेलाइट की वजह से जितने भी डिजास्टर्स होते हैं वर्ल्ड के अराउंड, उस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जाएगी। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर और वेदर के ऊपर फोकस करना। ठीक है, तो अब इसी में ही आर्टेमिस अग्रीमेंट है। आर्टेमिस अग्रीमेंट एक यूएसए ने ही स्टार्ट किया था। आर्टेमिस प्रोग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है किसने स्टार्ट किया, किससे जुड़ा हुआ है। ये यही कह रहा है कि भाई ह्यूमंस को मून तक लेकर के जाएंगे और स्थायी रूप से उनको वहां पे रखेंगे। और इंडिया ने इस डिसीजन को यूएस के ज्वाइन करा था। जब हमारे प्रधानमंत्री यूएसए गए थे तो उन्होंने इसके ऊपर अग्री भी किया था, उसे कहते हैं आर्टेमिस एक्कॉर्ड। ठीक है, नासा के साथ तो हम लोग कोलैबोरेशन कर ही चुके हैं, निसार सैटेलाइट के लिए भी। दूसरा, यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर 2024 में वहां पर भी भेजा जाएगा। जॉनसन स्पेस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, तो ये भी हमारा भारत के जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको वहां तक भेजा जाएगा। तो ये भी हमारा उनके साथ एक कमिटमेंट है 2024 में। तो इस अग्रीमेंट के तहत हमने ये सब चीजें डिसाइड करी, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर के
पीसफुल तरीके से इस पूरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। निसार का स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है, ठीक है। या पढ़ो, मैंने बता दिया वैसे तो, पर आप ये रीड कर सकते हो निसार के बारे में। निसार नासा और इसरो का है। अर्थ ऑब्जर्वेशन है, वही जितने भी हमारे वेदर फिनोमिनाज हैं, क्लाइमेट के फिनोमिनाज है, उनको चेक करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप में वो बनाई जा रही है। इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ ये पूरा सिस्टम कलेक्ट करके, एक रेडार है उसकी हेल्प से सारा कुछ कलेक्ट करके, जीपीएस रिसीवर है इसके अंदर, सैटेलाइट है, और इसरो जो है यहाँ पर, नासा अपना चीज दे रही है, इसरो अपनी दे रही है। इसरो यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट दे रही है, रेडार दे रही है, लॉन्च व्हीकल दे रही है, और उस लॉन्च व्हीकल से जुड़ी हुई बाकी चीजें दे रही है। नासा जो है वो इसके लिए रेडार की एक सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर, पेलोड डेटा वो सब प्रोवाइड कर रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राउंड वाटर सप्लाईज, वॉल्केनिक इरप्शन, डिजास्टर से जुड़ी हुई आइस शीट, ये भी डिजास्टर है, ठीक है। ये सब चीजों को चेक करना, बेसिकली क्लाइमेट वेदर में जो फिनोमिना में चेंजेस आते हैं उसका क्या एस्पेक्ट है, कैसे कैसे होता है, उसके ऊपर चेक करना। तो डेटा जो ये कलेक्ट किया जाएगा वो दोनों इस्तेमाल करेंगे, और क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के ऊपर दोनों देश के जो साइंटिस्ट हैं वो डिस्कशंस कर सकेंगे। इंडिया आपको पता है कि स्पेस में काफी आगे बढ़ चुका है। इसरो के इतने सारे रिमार्केबल अचीवमेंट्स हम लोगों ने देखी हैं अभी, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जैसी चीज भी स्टार्ट की गई है। चंद्रयान हमारा सक्सेसफुल हुआ, शुक्रयान हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक और मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, आदित्य L1 मिशन। आदित्य का यहाँ पर क्या मतलब है, सन तक पहुंचेंगे, सूरज तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसरो यहाँ पर एक एमर्जिंग लीडर निकल के आया है इन सब चीजों में। इवन एक प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च करने की बात हुई थी, विक्रम-S, हालांकि वो सैटेलाइट सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे निसार की बात हो, आर्टेमिस अग्रीमेंट को साइन करना हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना हो। तो ऐसा है कि भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने काफी सारी चीजों को इंडल्ज करना शुरू किया। तो यही चीज है यहाँ पर कि हमने काफी सारी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, राइट। चलो, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला है साइमल्टेनियस इलेक्शंस भारत के। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वही चीज जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, बहुत कॉमन सा एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब कि एक साथ इलेक्शंस होंगे एमएलए के और एमपीज के। अभी तक क्या होता है, अभी आपने देखा जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पे अलग अलग जगह पे इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे हो रहे थे। दिल्ली में अलग टाइम पे होंगे, हरियाणा में अलग टाइम पे। तो एमएलए के इलेक्शन अलग अलग हो रहे हैं, एमपीज के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं लोकसभा। तो ये कहता है साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की तरीके से होना चाहिए। ये सितंबर 2023 में इसके ऊपर भी बात की गई थी। असल में ये हमारी जो पहले की प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट करवाया था, और ये लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर देख रही है कि हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। अब वही है वन नेशन वन इलेक्शन जैसा जो टॉपिक है, ये हमारे सीएपीएफ की ऐसे राइटिंग के लिए बेहद जरूरी है। जब भी आप अपना टॉपिक पढ़ते हो, ऐसे राइटिंग का सीएपीएफ में हर कोई स्टूडेंट तो कंप्लीट करता ही है अपना ये टॉपिक। तो आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन कंप्लीट करते हो, राइट। तो जब भी आप ये पढ़ो वन नेशन वन इलेक्शन, तो जरूरी है कि आप इसको एक ऐसे की फॉर्म में पढ़ के जाओ, ठीक है। टाइमिंग्स को एक साथ करके आपको मैं बताती हूँ, इसमें आप लिखेंगे कैसे। आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि भाई लोकसभा और हमारी विधानसभाओं की टाइमिंग को मैच करना, ताकि एक साथ ही ये सब चीजें की जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर कंट्री, पूरी कंट्री का ध्यान पहले तो वहां चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, सबको यहाँ पर जो है एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट सबकी बढ़ जाएगी, इलेक्शन के कैंपेनिंग बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यहाँ पर इजी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे इलेक्शंस को करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब कि एक बार जैसे 2019 में हमारे लोकसभा के लास्ट इलेक्शन हुए, अब 2024 में होंगे। तो 2019 के जो ये लास्ट इलेक्शंस हुए हैं, उसमें करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है।
तो उसी के लिए यहाँ पर ये चीज है, ठीक है। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। और बेसिकली बात ये कि ऐसा है कि लोग जो है ना इजीली वोटिंग करना, चूज करना, डेमोक्रेसी, ये सब फोकस में रख पाएंगे। लेकिन इसमें हमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, कि सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि भाई मुश्किल है इसको करना। सबसे बड़ी बात ही यही है, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है इसको अंजाम देना। ऐसा कभी होता है, कैंपेनिंग के समय कोई समस्या आ सकती है, हर स्टेट इसमें मानेगा नहीं, ठीक है। और मान लो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोई सरकार बीच में गिर जाती है। मान लो कोई एक स्टेट है XYZ, उस XYZ से स्टेट की सरकार बीच में ही गिर गई, मतलब 2 साल तक चली और तीसरे साल गिर गई। तो हमारा तो रूल था कि प्रॉपर इलेक्शंस होनी चाहिए 5 सालों में, तो तब क्या करेंगे हम लोग, राइट। तो उस समय फिर क्या करेंगे, वहां पे दोबारा इलेक्शन करवाएं या प्रेसिडेंट रूल लगवाएं, मतलब करें क्या उस समय। तो ये समस्या आ गई ना यहाँ पर। इसी के लिए मेन बात हो रही है यहाँ पर कि व्हाट शैल वी डू टू काउंटर दिस थिंग, समझे। तो वही कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, रामनाथ कोविंद ने किया था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा नहीं किया गया था। थर्ड तो ठीक लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग अपना देखेंगे, होयसाला टेम्पल बड़े ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो ये हमारे होयसाला के मंदिर हैं, होयसाला के जो टेम्पल्स हैं, ये न्यूज में बहुत रहते हैं। होयसाला का जो पूरा एम्पायर है, उसको आर्किटेक्चर बहुत अच्छा कहा जाता है, हिंदू साइट्स है सारी की सारी। आज के समय में होयसाला के जो टेम्पल्स है, ये है कहाँ पर, कर्नाटका में। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कर्नाटका की स्टेट में लोकेटेड है। कर्नाटका का पहले नाम हुआ करता था मैसूर स्टेट, फिर बाद में इसको एक साथ कर दिया गया और उसकी कैपिटल बना दी गई बेंगलुरु। बैंगलोर नहीं है, बेंगलुरु है, जिसको IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर टेम्पल्स हैं, बहुत ही सुंदर। कुछ टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है 2023 में, ठीक है। 2022 में नहीं मिला, 2023 में होयसाला के मंदिर को मिला है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देती हूँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन से आए हैं। एक तो होयसाला होयसाला वेश्वरा टेम्पल, जो कि हालेबीदु में है। हालेबीदु ये जो जगह है, ये भी कर्नाटका में ही एक हसन एरिया वहां पे पड़ती है। ऐसे ही केशव मंदिर, केशवा टेम्पल, जो केशव का मंदिर है, केशवा टेम्पल, ये सोमनाथपुरा में है, ठीक है। और ऐसे ही चाणकेश्वर टेम्पल बेलूर का। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ मंदिर हैं जिनको 2023 में क्या मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। किससे मिला है, यूनेस्को से। और भी हैं बहुत सारे टेम्पल्स अलग अलग जगह पर, जिनको अभी अभी फिलहाल के लिए ये सब न्यूज में थे। इनका स्कल्पचर, इनकी मूर्तियां, इनकी वास्तुकला इतनी सुंदर और इतनी बेहद खूबसूरत होती है सारी। तो इसमें से स्टेटमेंट्स जो हैं, लास्ट की दो तो ठीक थी, लेकिन फर्स्ट वाली में क्या मैंने बता ही दिया, 2023 में नहीं, 2022 लिखा था क्वेश्चन में, वो गलत था, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर आज का क्वेश्चन देखते हैं मेंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो चाइना ने स्टार्ट किया था, समझे भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इसीलिए मैंने दिया ताकि मैं आपको इसके बारे में समझा सकूं कि चाइना ने अगर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जैसी चीज को स्टार्ट किया है तो इसका क्या होगा फायदा। तो देखो, जैसे 2023 में हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, ये जी जिनपिंग ने स्टार्ट किया था। असल में इसको जो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, उन्होंने 2022 में कहा था, लेकिन लागू इसको 2023 में किया गया। तो स्टार्टअप आंसर की ऐसे ही कर सकते हो। बेसिकली ये क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी, पूरे विश्व भर में सिक्योरिटी को स्टार्ट करेंगे, और वो भी कर कौन रहा है, चाइना। तो इसको ऑब्वियसली सी बात है, हमारे चाइना से बिल्कुल हम पास ही पड़ते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंडिया, जापान, सबको इस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। असल में इन्होंने क्या बोला है इस पूरे इसमें, कि हम लोग यहाँ पर इसके लिए प्रायोरिटी सेटअप करेंगे, एक पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप होगा, जिसके तहत
सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाएगा। बेसिकली वही बात है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस पूरे में, और इस पूरे से ही सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। पूरे वर्ल्ड में बोला गया कि हम सिक्योरिटी को काफी इंक्रीज करेंगे, सस्टेनेबल तरीके लेके आएंगे सिक्योरिटी को इंक्रीज करने को। और एक बात उन्होंने और बोली कि हम हर देश की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे ध्यान देंगे, जिसके लिए चाइना बदनाम है। ठीक है, सॉवरेनिटी पे हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, सॉवरेन होने पे। तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मतलब कि एक दूसरे की कंट्रीज में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे का लैंड हड़पेंगे नहीं, जो चाइना जिसके लिए करता है। तो ये बातें उन्होंने कही है, जिसका इम्प्लीकेशंस इंडिया के ऊपर अभी तो नहीं पड़ रहा। इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स इसके ऊपर यही है कि पहली बात तो इस पे हम लोग भरोसा ही नहीं कर रहे। ठीक है, इस पे हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है, कोई हम लोग इस पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इवन नेपाल तक ने रिफ्यूज कर दिया इसके ऊपर। ये अभी सितंबर मंथ की न्यूज है, जब ये पूरा यहाँ पे बात हो रही थी, तो नेपाल तक ने इस पे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो पहले तो आपको ये बताना है इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में, बाकी आप बता सकते हो कि इसमें जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग सिक्योरिटी इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग कनेक्शंस बढ़ाएंगे आपस में, रेलवे लाइंस को बनाएंगे, जितने भी पोर्ट है उनकी ओपनिंग्स को रखेंगे। तो इस पे पहली बात तो ये चाइना ने इसके ऊपर बिल्कुल ही नेपाल ने और इंडिया ने इसके ऊपर बिल्कुल मना कर दिया है। ठीक है, तो बात तो उन्होंने करी कि हम एशिया में काफी कुछ लाएंगे। तो बेसिकली उनका सेंट्रल आइडिया ये है कि भाई हमें यूएस को कंट्रोल करना है, इंडिया को कंट्रोल करके अपने इन्फ्लुएंस को ज्यादा इंक्रीज करना है, अपने आप को जेन्युइन दिखाना है यहाँ पर। तो वही इनके जो 5 पिलर्स हैं उसको इन्होंने बताया है। और इंडिया का रिस्पॉन्स, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स इसके ऊपर यही है कि इस पे बिल्कुल भी इंडिया का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस पे जाने का, कोई भी ध्यान देने का, और नो ही है इस पूरे इनिशिएटिव पर। तो इस पूरे आर्टिकल को आपको करना है, और एक अलग से वीडियो बना के इसमें मैं पूरा समझाऊंगी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के आंसर को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 110% मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। मेंस में इस टॉपिक से डेफिनेटली कुछ ना कुछ बन सकता है, राइट। चलिए कंप्लीट करिएगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। और यहाँ तक कंप्लीट करना, सारी वीडियोस जो आप तक अपलोड हो चुकी हैं, जो आपने देखनी है, जो आपकी अपलोडेबल ऑलरेडी हैं, उनको देखना शुरू कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उनसे सवाल बनेंगे। तो वही है कि आप अच्छे से करके आ पाएंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद।